हमारी चुनौती जो यहाँ की बदहाली है, जो 5 साल में बीजेपी की सरकार रही, हमारी चुनौती जो यहाँ की बदहाली है, जो 5 साल में बीजेपी की सरकार रही। बिजली के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छे काम किए और पूरी बिजली का मैंने सुधारा। तो वहाँ लोग मेरा एक उपनाम रख दिए थे, बिजली रानी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में सबसे महंगा अगर बिजली का बिल है तो उत्तर प्रदेश में। बीजेपी ने धर्म के नाम पर और जाति पाति के नाम पर उन्होंने राजनीति किया। देखिए, बच्चियों के सवाल पे तो हाथरस की बेटी को क्या भूल जाएंगे आप, और योगी जी की बात को क्या कहें, ठोक दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा। नमक वो होता है जब घर में कोई जाता है किसी के, तो पर्सनल वो अपनी कमाई से जो खाना आदमी खिलाता है वो नमक होता है। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर बेहतर सड़क, साफ़ पानी और यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल, जहाँ के जांच फ्री हो, जहाँ लोगों की दवा और इलाज फ्री हो सके। नमस्कार, मैं हूँ रिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ टीवी। देवरिया क्षेत्र में भ्रमण में निकला हुआ हूँ। रामपुर कारखाना, रामपुर का आप नाम बेहतर तरीके से जानते हैं, आजम खान। रामपुर कारखाना से हैं गजाला लारी, प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। सवाल इन्हीं से सीधा, चुनौती कौन है आपकी? देखिए, हमारी चुनौती जो यहाँ की बदहाली है, जो 5 साल में बीजेपी की सरकार रही, और जो रामपुर कारखाना में जो सड़कों का हाल हुआ, जो बच्चों की पढ़ाई का हाल हुआ कि बच्चे पढ़े नहीं 2 साल से, और जो पढ़े थे वो भी भूल गए। और उसके अलावा जो स्वास्थ्य के सिलसिले में जो यहाँ पे हुआ कि मैंने 2 हॉस्पिटल बनवाए थे, लेकिन वो दोनों हॉस्पिटल संचालित नहीं हुआ और वहाँ किसी को कोई इलाज मुहैया नहीं हो पाया। और जो हमारी महिलाओं बहनों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं और जो बच्चे हैं यहाँ पे, हम चाहते हैं कि हमारा प्रयास होगा कि हमारे बच्चों का जो कल का भविष्य है, मेरी यही लड़ाई होगी कि उनका भविष्य बेहतर हो, वो अपने अच्छी ज़िंदगी को जी सकें, अच्छी ज़िंदगी वो जी सकें। ये मैं पूछ रहा हूँ कि इस रामपुर कारखाना क्षेत्र में गजाला लारी को अपना नेतृत्व दिखाने के लिए या ये पहचान बताने के लिए कि गजाला लारी कौन हैं, इसको कैसे आप ब्रीफ करेंगे? ये लोग आपको बताएंगे गजाला लारी कौन है, क्योंकि मैंने जो 5 साल में जो मैंने काम किया इस क्षेत्र के अंदर, चाहे छोटी गंडक नदी पर 5 पक्के बड़े पुलों का निर्माण हो, 2 हॉस्पिटल हो, या एक बहुत बड़ा यहाँ गांव था बरियारपुर, 32 टोले का गांव, उसको मैंने टाउन एरिया घोषित कराया। और 30 करोड़ की लागत से मैंने एक 132 का सब स्टेशन बनवाया। उसके अलावा 4 और 32 kVA का सब स्टेशन बनवाए। हर जगह, तमाम जगहों पर मैंने विद्युतीकरण करवाया, बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, पुलिया बनवाए, तमाम ऐसे काम किए। तो इसलिए लोग मुझे जानते हैं। और इसके पहले जब मैं 2002 से 2012 तक मैं MLA रही सलेमपुर में, तो वहाँ बिजली के क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छे काम किए और पूरी बिजली का मैंने सुधारा। तो वहाँ लोग मेरा एक उपनाम रख दिए थे, बिजली रानी। तो इस नाम से भी लोग मुझे जानते हैं और वही काम मैंने यहाँ भी किया और आगे भी जब तक कि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं हो जाएगी तब तक मैं ये काम करती रहूँगी। आपने बिजली की बात कही है, तो बिजली के लिए तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने घर घर बिजली पहुँचा दी है। और समाजवादी के समय में 2012 से 17 के बीच में अंधेरे में रहता था सारा शहर। बिजली अगर देखना हो तो आप अभी भी जाकर के घरों में देख लें किस कदर बिल आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में सबसे महंगा अगर बिजली का बिल है तो उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर इतना ज़्यादा बिल है कि लोग जल्दी कनेक्शन नहीं ले रहे हैं और तमाम बिल का उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। वो लोग दबे पड़े हुए हैं उस बोझ से, जो बिजली का बिल उनके ऊपर है, जिसको वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है योगी जी का बिजली की व्यवस्था। गजाला लारी की राजनीतिक सफ़र की अगर कहानी सुनना चाहूँ मैं, लोग जानना चाहें तो क्या बताएंगी आप? भाई 2002 में हम आए, MLA मतलब चुने गए 2002 से, और 2017 तक हम लगातार 3 बार रहे MLA। और इस बार बहुत थोड़े से वोटों से हम इलेक्शन हार गए, लेकिन लोगों ने तो हमको भरपूर वोट किया, हमारे काम पे लोगों ने वोट किया और उसी काम पर आज लोग मुझे और ज़्यादा अच्छे से वोट करने जा रहे हैं। हर जगह समर्थन मिल रहा है और चूँकि ये पूरे प्रदेश में ही परिवर्तन की लहर चल रही है और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय हो चुका है, सबके जहन में ये सेट है। आप कहीं भी जाएंगे आपको यही लोग कहते मिलेंगे कि हमारे क्षेत्र में कि अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और गजाला लारी। बात हम आपसे कर रहे हैं और देखिए बिजली चली गई। जब हम लोग आ जाएंगे सत्ता में तो आपको ये कहने को नहीं मिलेगा। इस क्षेत्र से आप अपनी जीत की उम्मीद कर रही हैं? बिल्कुल 100% लोग बताएंगे आपको। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पूर्वांचल की स्थिति है वो पश्चिम से थोड़ी अलग है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अभी तक चुनाव हुए वो किसान मुद्दे पर थे, ज़्यादातर वो किसानों के मुद्दे थे, वहाँ पर ज़्यादा उभार था। पूर्वांचल के हिस्से में ऐसी भीतर बात आ रही है कि पेंशन का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। ऐसा आपको लगता है कि इन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे? देखिए, जो मुद्दा लेके बीजेपी चलती है, बीजेपी ने धर्म के नाम पर और जाति पाति के नाम पर उन्होंने राजनीति किया। लोगों को भ्रम में लेकर के उन्होंने लोगों का वोट ले लिया और सरकार बना ली। तो लेकिन अब लोग इन चीज़ों से उबर गए हैं। वो जानते हैं कि जात पाति धर्म से इस राजनीति का बहुत मतलब ये इन्होंने फ़ायदा उठाया है। तब इससे लोग ऊपर उठ करके अपना विकास चाहते हैं, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल, उनके भविष्य की लोग कामना करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, अच्छी तरह से सुधार हो। कोरोना को लोग भूल नहीं पाते हैं। कोरोना में जिस तरह से लोगों ने अपनों को खोया, ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में, उसको लोग भूल नहीं पाते हैं। तो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बच्चियों की सुरक्षा चाहिए, छोटे बच्चों को उनका भविष्य चाहिए, उनका शिक्षा चाहिए। इस पर ही तो योगी लड़ रहे हैं चुनाव की। बच्चियों की सुरक्षा मैंने बहुत अच्छी की, लड़कियों की सुरक्षात्मक जो शासन व्यवस्था होती है वो बहुत बेहतर की, कहीं ईव टीजिंग नहीं है, छेड़खानियाँ नहीं हैं, यही तो लड़ रहे हैं योगी। देखिए, बच्चियों के सवाल पे तो हाथरस की बेटी को क्या भूल जाएंगे आप? उसको ले जा करके रात में पेट्रोल छिड़क के उसका दाह संस्कार किया गया, क्या उसको भूल जाएंगे? और यह खुशी दुबे, उसकी क्या गलती थी? 6 दिन की दुल्हन, उसको उठा के जेल में, आज तक जेल में है। क्या है ये? सुरक्षा है ये? और योगी जी की बात को क्या कहें? ठोक दूंगा, गर्मी निकाल दूंगा। तो भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, लोगों ने आपको इतनी ताकत दी है, जनता की ताकत से वो मुख्यमंत्री हुए हैं। और इस तरह से भाई आप ठोक भी सकते हैं, तोप भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते। जनता तो उनके सामने बेचारी है ना। लेकिन वही बेचारी जनता ने उनको वो ताकत दिया है जो इस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, और वही जनता उनको नीचे भी उतारेगी। आपको लगता है कि ध्रुवीकरण की जो कोशिश हुई, जिसमें साइकिल बम की भी बात आई, चर्चा में ये भी रहा कि दबंग आ जाएंगे फिर से, अगर सपा जीती तो आतंकवाद फिर से फैलेगा, यहाँ तक कि कैराना, मुजफ्फरनगर, ये सब चला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो शुरुआत की गई वो दिशा पकड़ी नहीं? बिल्कुल नहीं, लोग समझ चुके हैं, लोग उबर चुके हैं इन सब चीज़ों से। मैंने आपसे पहले ही कहा कि लोग उबर चुके हैं। लोगों को विकास चाहिए, बच्चों के अच्छा मुस्तकबिल चाहिए। और साइकिल तो गरीबों का है। डीजल इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, आप देखिए कि कितना ज़्यादा साइकिल का लोग साइकिल चलाने लगे, ज़्यादा उस पर विश्वास करने लगे कि भाई इसमें डीजल पेट्रोल लगेगा नहीं, कम से कम अपने स्थान पर पहुँच तो जाएंगे साइकिल से। साइकिल तो गरीबों की है, कहाँ से आतंकवाद की बात आ जाती है इसमें? जीत के बाद लक्ष्य क्या है आपका? क्या आप दे सकती हैं अपने क्षेत्र को? मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर बेहतर सड़क, साफ़ पानी और यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल, जहाँ के जांच फ्री हो, जहाँ लोगों की दवा और इलाज फ्री हो सके। और ख़ास तौर से वो एम्बुलेंस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री होने पे चलवाया था 102, जिसमें कि वो बहनें, वो माएँ जो बच्चे की पैदाइश के वक्त परेशान होती हैं, बड़ी आसानी के साथ उस वैन में, एम्बुलेंस में जा कर के हॉस्पिटल चली जाती हैं, तो उनको ये सुविधा मिले। और अन्य लोगों को भी, जैसे खून की जांच हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह जितने जांच होती है वो फ्री मिले। मेरी ये कोशिश होगी कि यहाँ पर एक बेहतर, बढ़िया, बड़ा कॉलेज बने। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहें तो देवरिया में ही रह के कर सकें, बाहर उन्हें ना जाना पड़े। और हम लोग चाहेंगे कि जो अच्छे मंदिर हैं, जो आस्था का प्रतीक है, ऐसे मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित कराया जाए, जिससे कि रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा और आस्था का प्रतीक होगा। मैंने अभी दिर्गेश्वर नाथ मंदिर में, हम लोग सलेमपुर में थे, तो हम लोगों ने कराया था। हमारे फैमिली में, हिलारी फैमिली में उनका वो पर्यटक स्थल घोषित हुआ। हमने बाउंड्री वॉल कराया। मुराद लारी साहब एमएलए थे, तो उन्होंने वहाँ पे सौंदर्यीकरण कराया, वहाँ का रैन बसेरा बनवाया। बहुत खूबसूरत वो मंदिर है। तो इस तरह के आस्था के प्रतीक को हम लोग बढ़ावा देंगे। और उसके आगे जो बच्चों की पढ़ाई का है, छोटी बच्चे और जो हमारी बहनें हैं, जो हमने अभी गाँव-गाँव में हम लोग जो घूम रहे हैं, उसमें जो देख रहे हैं कि जो बदहाली है आवाज़ की, नाली की बजाती हुई नालियाँ, अपने हाथ से नालियों को साफ़ करके और उसमें लोग कहीं और डाल रहे हैं, जो कहीं कहीं ऐसा भी है। तो हम चाहेंगे कि ये समस्या हमारी महिलाओं की दूर हो। और जो आवाज़ की समस्या वो इतनी जटिल है, इतना दुखी हैं महिलाएं, क्योंकि जो हमारे भाई हैं वो तो चले जाते हैं काम पर, दिन भर महिलाएं घर में रहती हैं, बहनें रहती हैं। आप जाके घर में देखिए किस तरह से वो दुखी हैं, रोने लगती हैं अपनी बात को कह के। मैंने भी देखा है, मेरे पास फोटोग्राफ्स भी पड़े, वीडियो मैंने बनवाया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन तकलीफ़ों से हमारी बहनों को निजात मिले और उनकी आवाज़ बन करके हम सदन में उठाने का काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा काम करें जिससे कि आत्मनिर्भर हों और इन्हें सस्ता लोन मिले, जिससे कि ये कुछ काम भी कर सकें। 21वीं शताब्दी के 20 वर्ष बीत चुके हैं। आपसे इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अभी जिन जिन बिंदुओं पे आपने बात की,
आखिर कौन से ऐसे कारण रहे कि 17 के बाद तो आपको नहीं दिख रहे हैं कि हुए, उसके पहले भी नहीं हुए? किसी विधायक ने इस बारे में नहीं सोचा? मैं बता रही हूँ आपको, मैंने जो आपको बरियारपुर का नाम लिया था, जो 32 टोले का एक ग्राम सभा था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिछड़ापन। असल में 2012 में जो हम लोग इलेक्शन लड़ने यहाँ पर आए, तो 4 विधानसभाओं का पिछड़ा क्षेत्र कट करके ये एक विधानसभा बना था, रामपुर कारखाना। तो बहुत ही पिछड़ा था वो, तो जिसमें वो जो गांव था बरियारपुर, तो वहाँ पे हम लोगों ने आवाज़ देखा। सड़क ही नहीं, सिर्फ गड्ढे और बिजली की समस्या। सब स्टेशन था लेकिन कोई मशीनरी नहीं, कुछ नहीं। वो सब हमने उसको फुलफिल कराया, सड़कें बनाई। लेकिन मुझे लगा कि अगर इसमें 5 साल में अगर हम लोग 1-1 करोड़ रुपया भी देंगे तो 5 करोड़ इसका कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने उसको बड़ी मेहनत करके उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कह करके उन्होंने उसको घोषित कर दिया टाउन एरिया। तो अब वहाँ पे विकास का कार्य शुरू हो गया है। तो ये उस वक्त से हम करते चले आ रहे हैं। वहाँ 2300 आवास पास हुए एक बार में। 2300 आवास का मतलब 2300 लोगों का आवास बन जाएगा ना। और वहाँ पे बिजली भी सही हो गया और काफ़ी चीज़ें सही हुई हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने, जो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने जो लोहिया ग्राम एक योजना थी, उसके तहत जिस टोले को हम लोग देते थे, चयनित करते थे, वहाँ पर अगर 32 किसी का आवास बनना है तो 3200 के आवास बन जाते थे। तो वो भी काम हम लोगों ने उस योजना के तहत किया है। लेकिन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 5 साल हमें काम करने का मौका मिला नहीं। मैं थोड़े से वोटों से इलेक्शन हार गई। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस बार मैं लोगों से मैंने अपील किया है कि मुझे फिर से अपनी सेवा का मौका दीजिए और फिर से हम लोग विकास का काम करेंगे इस क्षेत्र के अंदर। गरीबों के अनाज के विषय में एक बात नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्पष्ट कही कि आप मेरा नमक खा रहे हैं, आप लोग, मैं नमक आपको दे रहा हूँ, उस नमक का हक आप बेहतर जानती हैं। हक हिंदू भले न जाने, मुस्लिम वर्ग में हक का वर्ड बहुत स्पष्ट है। उस हक के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो नमक वो होता है जब घर में कोई जाता है किसी के, तो पर्सनल वो अपनी कमाई से जो खाना आदमी खिलाता है वो नमक होता है। किसी को इस तरह से सरकारी फ़ोटो खींच के बांट के और उसको नमक का हक अदा करना वो नहीं होता है। हर चीज़ में फ़र्क होता है। और चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पारिवारिक हैं, परिवार है, किसी के बेटे हैं, पति हैं, पिता हैं, परिवार का दर्द उन्हें मालूम है, घर का उन्हें दर्द मालूम है कि क्या होता है। तो हर कोई ये दर्द नहीं समझ सकता है। आरोप ये हो जाएगा ना कि अगर किसी ने हक नहीं अदा किया तो वो द्रोह कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हक क्या होता है। बेहतर। गजाला लारी ने स्पष्ट किया हक क्या है। मोदी कह रहे हैं हक आप दीजिए, गजाला लारी अपने तरीके से हक अदा करवाएंगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए राजपथ टीवी, सबसे पहले भारत।